नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्युत कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं का जो है गणित का पहला अध्याय सॉल्व करने जा रहा हूं, जो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं से संबंधित हम लोगों ने और आपने भी शायद 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। 9वीं कक्षा में हम लोगों ने बारी बारी से संख्याओं के बारे में, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं का जो है अध्ययन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय में इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम, और जिसकी मदद से हम लोग जो है किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जितनी प्रकार की संख्याएं होती है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कह सकते हैं, समुच्चय को जो है वास्तविक संख्या कहेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सबसे पहले देखते हैं कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। कक्षा 10वीं का है ये। सबसे पहले इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो कथन है वो इस प्रकार है कि यदि कोई दो पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो हम उसे, और हम कोई अद्वितीय पूर्णांक Q और R मानकर उसे जो है A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो कथन है, कहता है दो धनात्मक पूर्णांक A और B, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, यानी ये पहले से जो है पता हो, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन होता है जब हम गिनती को 0 से प्रारंभ करते हैं तो वो जो समूह प्राप्त होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह का जो एक समूह प्राप्त होगा उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर। और जब उसी गिनती को हम लोग 1 से प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 करके, इसका जो समुच्चय होगा, इसका जो समूह होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर। उसी तरह पूर्णांक जो है, जो हम पूर्ण संख्याएं होती है, उसको धनात्मक और ऋणात्मक रूप में जब लिखते हैं,
और उसका जो एक समूह बनता है तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ऐसे मतलब अद्वितीय पूर्ण संख्याएं लेंगे Q और R, Q और R, हाँ, स्मॉल आर, विद्यमान है। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b पहले से दिया हो और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R भी विद्यमान हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। और जहाँ R हमेशा जो है ये जीरो से बड़ा या इसको इस तरह लिखते हैं, R जो है R का मान जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन है ये R जो है हमेशा B से छोटा होगा, यानी R का मान जो है वो B से छोटा नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग कोई भी दो पूर्णांक को मानकर उस पर जो है इस तरह की क्रियाविधि, इस तरह का जो है हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करते हुए उसका HCF ज्ञात करते हैं। जैसे कुछ संख्याएं लेते हैं जिसका HCF हम निकालते हैं इसी मेथड से, या फिर हम जैसे देखते हैं कि दो संख्या है, एक है 12,576 और दूसरी संख्या है 4,052। तो इसको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जो है इस प्रमेयिका के द्वारा इसका जो है HCF ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्याएं बड़ी और कौन सी छोटी है। तो जैसे देखने से ही पता चलता है कि ये संख्याएं 12,576 बड़ी है। इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 करके। स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो देखिए उसका तरीका है कि हम इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। इसमें भाग देते हैं 4,052 से। जब इसको भाग देंगे तो ये 3 बार में लगेगा, इतना आएगा, और ये आ जाएगा 7 में पा दिया 2 4, और ये जो है कितना होगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि a जो है वो भाज्य है और b इसको कहेंगे जो भाजक है, और ये भागफल है, भागफल को q लिखते हैं, और शेष जो है ये r है। तो अब हम इसको a को यानी इस संख्या को इस पैटर्न पर जब रखेंगे तो होगा 12,576 बराबर हो जाएगा b का मान है 4,052, और जो मेरा q आया है, q का मान आया है 3 लिखेंगे, और प्लस r जो है वो 420 है। इसको तब तक करेंगे जब तक कि ये r का मान जो है वो शून्य ना आ जाए, यानी 0 के बराबर r ना हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि r नॉट इक्वल टू 0, r का मान अभी शून्य नहीं आया है, और जब तक शून्य ना हो तब तक स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करना है कि जो शेष बचा है वो अब भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, यानी ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। तो इसको फिर भाग देते हैं, भाजक बन जाएगा 420 और भाज्य बन जाएगा 4,052। दूसरा स्टेप में जब इसको भाग करते हैं तो ये 9 बार में आ जाएगा
इतना, और इसका शेष जो बचेगा वो बचेगा 272। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप के लिए ए ये है, बी ये है और आर यहाँ प्राप्त हो, और ये जो है मेरा क्यू है। तो इस तरह सेकेंड स्टेप में भी देखते हैं कि आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है। तो इसको फिर इस पैटर्न पे अगर लिखें तो होगा ए का मान कितना है 4052 इक्वल टू बी का मान कितना आया है 420 और क्यू का मान आया है 9, और जोड़ इसमें शेष जो आर बचा है वो 272 हुआ। यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो स्टेप 3 चलेंगे, स्टेप थर्ड में फिर क्या करते हैं, ये जो है शेष जो है ये अब भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। यानी इसको फिर से 420 में हम लोग भाग देंगे किससे 272 से, और एक बार में लगेगा तो बचेगा यहाँ पर इतना 148। तो यहाँ पर भी देखते हैं आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है। इसको जब इस पैटर्न पे लिखेंगे तो यहाँ पर ए का मान क्या है 420 है, बी का मान क्या है 272 और आर का मान है 148 और क्यू का मान है 1। तो इसको अगर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो ए का मान हो जाएगा 420 बराबर बी का मान हो जाएगा 272 और क्यू का मान 1 है और आर का मान 148। इस तरह से यहाँ तीसरे स्टेप में भी जो है आर का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो ये स्टेप जो है और आगे बढ़ेंगे और तब जाकर जो है स्टेप 4 में देखते हैं कि इसका अब जो आर है वो भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगा। यानी ए का मान जो हो जाएगा अब 272 और भाजक कितना हो जाएगा 148, और गुना देखते हैं कितना बार में जो है लगता है भाग 272 में 148 से भाग देते हैं, तो एक बार में लगेगा। एक 124 शेष बचता है, तो यानी एक बार में Q का मान 1 हुआ और R जो है यहाँ पर 124 प्राप्त हुआ। यहाँ भी देखते हैं कि R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब तक R का मान 0 के बराबर ना हो तब तक यह प्रक्रिया जो है बारंबार दोहराते रहेंगे। स्टेप 5 में क्या देखते हैं कि जो शेष है वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। तो स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेष जो है भाजक पहले 148 है और शेष कितना है 124। ये 5वां स्टेप में हम देखते हैं कि 148 में 124 से जब भाग देते हैं तो एक बार में आता है 124 और बचता है 24 शेष। आर का मान 24 बनता है, तो 124 क्यू का मान 1 आया है और शेष जो है वो 24 बचता है। इस प्रकार यहाँ पर भी जो है आर का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप बढ़ते हैं, स्टेप 6 में देखते हैं कि यहाँ पर अब भाज्य जो पहले भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, यानी 124 जो है ये भाज्य हो गया और भाजक जो ये जो शेष है वो 24 बचा है। सॉरी, ये यहाँ हम दूसरा करते हैं, यहाँ पे करते हैं 124 में हम भाग देते हैं किससे 24 से, तो 5 बार में लग रहा है 120। तो 124 जो यहाँ पर भाजक था वो अब भाज्य बन गया और जो शेष था वो क्या बन जाएगा, वो बी बन जाएगा, यानी कि भाजक बन जाएगा। यानी 24 गुना 5 और जो 4। यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग आर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह आगे स्टेप बढ़ते हैं। अगला स्टेप में हम देखते हैं क्या,
कि अब 24 में 4 से भाग देते हैं, तो ये पूरा जो भाग लग रहा है 6 बार में। तो यहाँ देखते हैं स्टेप 7 में क्या होता है कि 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6 और जोड़ 0। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया, चूँकि r क्या हुआ 0 के बराबर हो गया, इसलिए इन दो संख्याओं का जो ये जो 2 पूर्णांक प्राप्त दिया था इसका जो मौसा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ ऑफ इस तरह लिखेंगे हम लोग 12,576 तथा 4,052 का मौसा या फिर एचसीएफ कितना हुआ। तो जहाँ पर r का मान 0 हो वहाँ का जो भाजक होगा वही उसका मौसा होगा, यानी कि इसका जो है मौसा 4 निकलेगा। इसी तरह से हम लोग का आगे जो है बनाना है, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।